हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRG स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 5 का पर्यावरण और हम भाग 3 का चैप्टर नंबर 6 है सिंचाई के साधन। जैसा कि आपको पता है, ये जो बुक है वो बिहार टीचर की वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको बुक को पूरे डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके बुक से कहीं पे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे होंगे सब आपके इस बुक को पढ़ने से ही मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। शुरुआत करते हैं सिंचाई के साधन। दानिश और सारा की बात हो रही है। दीपावली की छुट्टियों में नाना नानी के घर गए। एक दिन वे दोनों घूमते हुए खेतों की ओर चल गए। धान के हरे भरे खेतों को देखकर उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सारे खेत हरे भरे नहीं थे। कुछ खेतों की ज़मीन सूखी थी। सारा बोली, देखो ये ज़मीन तो बिल्कुल सूखी है, इस पर तो कुछ नहीं उग रहा है। दानिश बोला, ठीक कह रही हो। सारा बोली, जब हम गर्मियों में आए थे तब भी खेत सूखे थे, ज़मीन में दरारें पड़ी थी। दानिश कहा, लेकिन तब तो कुछ भी हरा दिखाई नहीं दिखता था, सिर्फ कुछ पेड़ थे। दानिश, इस प्रकार से यहाँ पे एक चित्र देख पा रहे होंगे। दानिश कहता है, देखो सारा, कुछ खेतों में तो पानी भरा है जैसे पानी बरसा हो, ऐसा क्यों? सारा कहती है, चलो नाना जी से पूछते हैं। दानिश पूछता है अपने नाना जी से, नाना जी, पिछले 1-2 दिन में तो बारिश नहीं हुई, फिर भी कुछ खेतों में पानी भरा है जबकि कुछ खेतों की ज़मीन बिल्कुल सूखी है, ऐसा क्यों? नाना जी, लगता है उन खेतों में सिंचाई नहीं हुई है। सारा, नाना जी, खेतों में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सारा पूछती है अपने नाना जी से। नाना जी कहते हैं, जवाब देते हैं, पौधों को फलने फूलने एवं बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो कुछ पौधों को कम पानी की। जब कभी खेतों में वांछित मात्रा में पानी कम हो जाता है तो उसमें विभिन्न साधनों से सिंचाई कर पानी पहुंचाते हैं। सारा बोली, धान के खेत को इतना पानी कहाँ से मिलता है? नाना जी बताया, आमतौर पर धान के बीज वर्षा के मौसम में बोए जाते हैं। वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है जो धान की फसल के लिए उपयोगी होता है। जब पानी की कमी हो जाती है तो सिंचाई के द्वारा पानी की व्यवस्था करते हैं। हमारे गांव के लिए सरकार ने कई कुएं खुदवाए हैं जिससे मोटर पंप लगा कर के किसान खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। तो आप एक मोटर पंप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं। इस प्रकार से छोटे से कुएं होते हैं। कुएं से यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे होंगे मशीनें लगी होती हैं और यहाँ पे एक इंजन लगा होता है। इंजन के माध्यम से इस पानी को ज़मीन से बाहर निकाला जाता है। जो हमारे रिजर्वोयर होते हैं उनसे पानी को बाहर निकालते हैं। कुएं में लगा मोटर पंप चित्र में देख पा रहे होंगे। अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षक व आसपास के लोगों से चर्चा कीजिए और इस तालिका को पूरा कीजिए। कौन सी तालिका दे रखी है, इस क्वेश्चन आंसर है। कौन सी फसल को ज़्यादा पानी चाहिए या किस मौसम में बोई जाती है? कौन सी फसल को कम पानी चाहिए या किस मौसम में बोई जाती है? तो इम्पोर्टेंट क्या है आपको ध्यान में रखना है। हमारी 3 प्रकार की फसलें अक्सर बोई जाती है। एक होती है रबी की फसल, आपको पता है, एक होती है खरीफ की फसल और एक होती है जायद की फसल। ठीक है, रबी की फसल की बात करते हैं तो ठंडियों के मौसम में इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल इस समय बोई जा रही है जो कि आपको पता है धान है, इनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। धान, चना कह रहे हैं, अरहर है, मक्का है, ये सब क्या है, खरीफ की फसल कहलाती हैं। और रबी की फसल जो ठंडियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसको हम रबी की फसल, और जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है जैसे कि जायद की फसल होती है, ककड़ी, खीरा, तरबूजा, फ्रूट्स, ये सब जो होती हैं, फ्रूट्स ये सब क्या है, ये दोस्तों
जायद की फसलें होती हैं। तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, आपको पता है, इनका समय भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि कौन सी फसल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए, उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि आपको पता है इस समय कौन सी फसल बोई जा रही है खेतों में। इसमें मक्का बोया जा रहा है, आपका धान की खेती की जा रही है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सनई उनई बोया जाता है इस समय में, जिसको पटसन कहते हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको कचनार भी कहते हैं। या किस मौसम में बोई जाती है, तो ये आपको देख पा रहे होंगे बरसात का मौसम है। फसल, कौन सी फसल को कम पानी चाहिए होता है तो उसको नाम दे सकते हैं। सबसे कम पानी किसको चाहिए होता है उसकी बात नहीं की यहाँ पे, सिर्फ खरीफ की बात की है। ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाएगा और ये रबी की फसल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह बताइए कि बारिश के अलावा इन फसलों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है। तो बारिश के अलावा आपको पता है नलकूप होते हैं, नहर होते हैं, तालाब होते हैं। ये सब जगहों से नहर टोट की चीज़ें पहले हुआ करती थी, तो वहाँ से पानी इस्तेमाल किया जाता था। निश्चित अंतराल पर खेतों के विभिन्न साधनों की सहायता से पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, अगर सिंचाई का डेफिनेशन पूछा जाता है आपसे, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। निश्चित अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल पर जो खेतों के विभिन्न साधनों से, जो विभिन्न साधन के माध्यम से हम अगर हम पानी जो उपलब्ध कराए, यही हमारा क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। पानी की उपलब्धता ही, विभिन्न माध्यमों से पानी की उपलब्धता ही सिंचाई कहलाती है। कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे कि आपके आसपास किन साधनों द्वारा फसलों को पानी प्राप्त होता है, उनमें से किन्हीं 2 साधनों की चित्र बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको चित्र बना के लिखना है। आइए कुछ चित्र हम देखते भी हैं। जैसे कि चित्र यहाँ पे दिखाया गया है, चित्र नंबर 1 में सिंचाई के अलग अलग साधनों और उसके उपयोग को दर्शाया गया है। पहला आप देख पा रहे होंगे रहट का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। कुएँ होते हैं और एक प्रकार से एक चक्का भरा होता है, उस पर बाल्टियाँ लगी होती हैं और ये क्या करती है, बैलों के माध्यम से इसको चलाया जाता है। तो ये जो पानी होती है ये बाल्टियों में भरती है और उसके बाद लास्ट में आकर इस प्रकार से एक हौज बनाता है, हौज में से गिरती है, फिर नालियों के माध्यम से धीरे धीरे आपके खेतों तक पहुँच जाती है। तो आपने देखा रहट। अब हम देखेंगे ट्यूबवेल, नलकूप जिसको कहते हैं। और नलकूप का हम मोटर से इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूबवेल, यहाँ पे बोरिंग होती है, बोरिंग में मोटर लगा होता है, उसके बाद मोटर को चला देते हैं और ये पंप से पानी निकलता है, उसके बाद हमारे खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती है। नहर भी आपकी सिंचाई के साधन होते हैं। नहर इस प्रकार से बनी होती है, आपने नहर को देखा होगा। अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो लोग नदियों, तालाबों, कुओं से सिंचाई करते थे। पानी की बढ़ती ज़रूरत सिंचाई के अन्य साधनों के आविष्कार का आधार बना। नलकूप जैसे सिंचाई के नए साधन खोजे गए। और एक पॉइंट और यहाँ पे देख लीजिएगा, पाइन क्या होता है, जो हम जिसको गांव में बरहा कहते हैं, नाली बनाकर पानी को ले जाना है एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाना, ये हमारा पाइन कहलाता है। और उसको छोटे छोटे क्यारियों में हम रोक करके पानी को सींचते हैं, खेत को सींचते हैं। पता कीजिए कि बताइए कि आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। इसमें से कौन से साधन परंपरागत हैं, जो हम पुराने समय में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसको हम परंपरागत साधन कहते हैं। परंपरागत स्रोत होते हैं आपके, जैसे कि अगर परंपरागत ईंधन की बात करता है तो पेट्रोलियम, कोयला, गैस, LPG, CNG, ये सब क्या हमारे होते हैं परंपरागत। डीजल जो भी आता है सब परंपरागत होते हैं। गैर परंपरागत की जब बात करते हैं, जो कि इसको हम रीन्यूएबल एनर्जी होती है, और यह इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी को गैर परंपरागत कहते हैं। और जो हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद पुनः इस्तेमाल नहीं कर पाते, उसको हम परंपरागत एनर्जी के स्रोत कहते हैं। गैर परंपरागत के अंतर आपका सौर ऊर्जा आ जाती है, सौर सेल आ जाता है, पवन चक्कियाँ आ जाती है, हाइड्रो वाटर आ जाता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखिए, जैसे कि आपका नलकूप है, किस किस से समरसेबल आज समय में आ गया, अलग अलग तरीके जो कि आज के समय पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम लिखने होते हैं। पता कीजिए और बताइए कि आपके गांव में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। अपने गांव में सर्च करना है, देखना है कौन कौन से सिंचाई साधन है, उसके नाम लिखने हैं। इसमें से कौन से साधन परंपरागत है, जो कि परंपरागत का इस्तेमाल मतलब जैसे कि रहट के माध्यम से कर रहे हैं, नदी के माध्यम से कर रहे हैं, नहर के माध्यम से कर रहे हैं, तालाबों के माध्यम से कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब क्या कहलाते हैं, परंपरागत साधन कहलाते हैं। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन है, जिसमें हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सिंचाई के आधुनिक साधन कहलाते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।